हेलो दोस्तों, आज हम ताकत के मामले में विश्व में चौथे बड़े देश हैं, फिर भी हम विकासशील देशों में गिने जाते हैं। बेशक हम अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ विकास कर रहे हैं, पर फिर भी हम इससे ज़्यादा स्पीड के साथ विकास कर सकते हैं अगर हमारी राजनीति में सुधार लाया जा सके। आज हम बात करेंगे हमारी राजनीतिक पार्टी की गंदी हरकतों पर और साथ में कुछ मूर्ख युवाओं के ऊपर। तो आइए हमारा जो पढ़ा लिखा युवा होता है वो क्यों राजनीति में जाने से डरता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में गया है तो वो या तो गुंडा होगा या वो क्रिमिनल होगा। क्या सच में हमारी राजनीति में गुंडे और क्रिमिनल भरे पड़े हैं? तो एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में लोकसभा में 43% लोग क्रिमिनल थे। और ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी में ही क्रिमिनल भरे पड़े हो, पूरी पार्टियों में कोई ना कोई क्रिमिनल होता है। 2004 में भी एडीआर की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि 24% लोकसभा में क्रिमिनल व्यक्ति हैं। अब हमारे देश की जो पार्टी होती है वो क्यों क्रिमिनल व्यक्तियों को चुनती है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस क्षेत्र से वो खड़े होते हैं तो वहाँ पर लोग उनको वोट देंगे ही देंगे। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन में जीतने के लिए चाहिए होता है पैसा, और इनके पास होता है भतेरा पैसा। इसलिए मोस्टली राजनीतिक पार्टी इन जैसे लोगों को, क्रिमिनल को इलेक्शन में टिकट देती है ताकि वो जीत सके और उनकी पार्टी जीत सके। अब आता है दूसरा मुद्दा। हमारे कानून में लिखा है कि 5 साल में चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्य विधानसभा के हो, ताकि हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार 1 साल तो इलेक्शन की टेंशन ले सके और 4 साल उन मुद्दों पर आवाज उठा सके जिस चीज के लिए हमने उन्हें चुना है, अपने काम धंधे पे ध्यान दे सके। जब भी कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो 1 साल पहले से ही राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार टेंशन में आ जाती है। अब हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कुपोषण का मुद्दा, इन्वायरमेंट का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, R&D का मुद्दा, पॉपुलेशन का मुद्दा, पोल्यूशन का मुद्दा, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा। वेट, भाड़ में जाए ये मुद्दे, नरक में जाए ये मुद्दे। हमारे पास मात्र एक मुद्दा है, 2019 में आंध्र प्रदेश की और अरुणाचल के इलेक्शन की टेंशन। चलो भाई, 2019 का इलेक्शन खत्म, अब हम अपने मुद्दे पे ध्यान देंगे। लेकिन नहीं, अब तो 2020 आ गया। 2020 में बिहार के इलेक्शन की टेंशन, दिल्ली के इलेक्शन की टेंशन। चलो 2020 भी खत्म, इलेक्शन खत्म, अब तो हम अपने मुद्दे पे ध्यान देंगे। वेट, ये तो 2021 आ गया। असम के इलेक्शन की टेंशन, केरला के इलेक्शन की टेंशन। चलो 2000 इलेक्शन में भी जो पार्टी जीती वो जीती, अब हम अपने मुद्दे पे ध्यान देंगे। नहीं, 2022 आ गया। 2022 में हमारे बिहार के इलेक्शन की टेंशन और हमारे यूपी के इलेक्शन की टेंशन। इतने तो हमारे 1 साल में 2 से 3 स्टेट में इलेक्शन हो जाते हैं। चलो देखो, हमारी राज्य सरकार है कमजोर, हमारी केंद्र सरकार है ताकतवर। हमारे जो बड़े बड़े देश के मुद्दे हैं वो हमारी केंद्र सरकार के पास है, जो छोटे मुद्दे हैं वो हमारी राज्य सरकार के पास है। अब केंद्र सरकार हर साल तो हर स्टेट के इलेक्शन में बिजी रहती है। जिन मुद्दों पे मैंने ऊपर बात करी है उन पे कब ध्यान दिया जाएगा? कब ध्यान दिया जाएगा? जब पार्टी नजदीक आ लेगी तब कहेंगे हम अपने इकोनॉमी सर्वे में, देखो अगली साल हम ये करेंगे, अगली साल वो करेंगे, और एट द एंड फिर वही सर्कल शुरू हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो इंडिया में होता है, हमारी इंडिया में मोस्टली जो पार्टी होती है, नेता लोग होते हैं, वो मुद्दों से ज़्यादा इलेक्शन पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही तो देश बढ़ेगा। तीसरा मुद्दा है हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। अब इन समुदायों में से कुछ अनोखे लोग निकल के आते हैं, वो कहते हैं, हे मूर्ख लोगों, मैं भगवान का रूप हूँ, इस जैसे देश में तुम्हारा पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मतलब कि कुछ ऐसे लोग उठ के आते हैं जो अपने समुदाय के लोगों में, अपने धर्म के लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि तुम पे अत्याचार हो रहे हैं, और मैं नेता बनूंगा, और जिस दिन नेता बन जाऊंगा उस दिन तुम सेफ हो जाओगे। अब क्या होता है, वो तो नेता बन के अलग बैठ जाते हैं। जो हमारी जनता होती है वो आपस में एक दूसरों के धर्मों से और एक दूसरों के समुदायों से, लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देती है, दुश्मनी रखना शुरू कर देती है। और एट द एंड क्या होता है, दंगों में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मर गिरते हैं, और जो हमारे जो नेता लोग होते हैं वो आराम से बैठ के तमाशा देखते हैं। पर इतना ही नहीं, हमारे देश में जो ये महानता का जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो हमारे खाली नेता नहीं है,
अब आइए हम अपने मूर्ख युवाओं से बात करें। हमारा देश जो पूरी दुनिया में युवाओं का देश है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के बारे में तो जानो आप कि वो कैसे राजनीतिक पार्टी में अपना विश्वास रखते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। इटली के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था मेजनी। मेजनी ने कहा था, अगर देश में क्रांति लानी है तो देश की बागडोर युवाओं के हाथों में दे दो। और हमारे युवाओं के बारे में तो सुनो। अब देखो ना, पूरी हिस्ट्री के पन्ने उठा के देख लो, कोई भी पार्टी पूरी तरीके से 100% ठीक भी नहीं है और 100% खराब भी नहीं है। अच्छी पार्टी वो होती है जो कम खराब होती है। पर हमारा जो नौजवान युवा जब किसी पार्टी को सपोर्ट करने जाता है, डिसाइड करता है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, तो वो अपना दिमाग अपनी जीएफ, बीएफ या पति पत्नी के हाथों में दे के जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बेबी लो, मेरा दिमाग रख लो, क्योंकि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा हूं जिसके लिए दिमाग की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो तर्कवादी होऊंगा ही नहीं, मैं तो अंधा भक्त बनूंगा। जब भी कोई युवा किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो उस पार्टी की अच्छाई को बिछा देता है लोगों के सामने और बुराई को छुपा लेता है, जबकि वो उस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टर होता है, हम आम युवाओं की तरह, ना कि उस पार्टी का कोई मेंबर है। जैसे सपोज करो कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। बीजेपी का सपोर्टर सिर्फ बीजेपी की अच्छाई गिनाएगा, कभी यूं नहीं कहेगा कि बीजेपी पार्टी ने ये बुरा काम भी करा, वो बुरा काम भी करा। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी का वो यूं कहेगा कि केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करी, बस फ्री करिए, पर कभी ये नहीं बताएगा कि पानी फ्री करके ये गलत काम कर दिए। तो हमारा नौजवान युवा हमारी मतलब अच्छाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, बुराई पे कम ध्यान देता है, ताकि बुराई उजागर होगी तो बेइज्जती हो जाएगी पार्टी की। क्या इस तरह से हमारा देश संभलेगा? मेजनी ने कहा था देश की बागडोर अपने युवाओं के हाथों में दो, ऐसे युवाओं के हाथों में दे। हमारे देश के युवाओं को तर्कवादी होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को पार्टी का सपोर्टर नहीं होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को हमारे देश के विकास का सपोर्टर होना चाहिए। जरूर एक पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन जब अगर जो वो पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट करो, उसके गुणगान में कीर्तन कर डालो। लेकिन अगर जो वो कोई गलत काम करती है तो उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखो कि भाई ये करा तो क्यों करा। मैं तुम्हारा सपोर्टर बेशक हूं, पर गलत काम पे सवाल पूछने की हिम्मत रखता हूं। ऐसा हमारा देश, जब हमारे देश के युवा बनेंगे तभी तो हमारा देश संभलेगा। और दूसरे प्रकार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्यों हमेशा हम किसी का सपोर्टर ही बन के रहे। हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है कि कोई पार्टी बनाओ। जब इतनी सारी पार्टी में हम कुछ युवा मिलके भी तो सारे के सारे हम युवा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। जब हम किसी आईएएस ऑफिसर बन के लोगों की सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन के लोगों की जान बचा सकते हैं, जब हम साइंटिस्ट बन के अपने देश की तकनीकी में वृद्धि ला सकते हैं, क्या हम नेता बन के अपने देश के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अपने लोगों को सही डायरेक्शन में ही नहीं ले जा सकते? हमें खुद अपनी ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जो कि सब खराब पार्टियों में, जब सब खराब पार्टियों में सबसे कम खराब पार्टी हो, जिस पर लोग विश्वास कर सके, जैसे कि 1950 के बाद के नेताओं पर करा गया था। अब कुछ आते हैं अलग प्रकार के युवा जिनके अंदर मात्र 0% दिमाग होता है। देखो, जो राजनीति पार्टी होती है हमारे देश की, वो विपक्षी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं, लेकिन अंदर की बात किसको पता है? अंदर वो क्या है किसको पता है? अंदर वो होते हैं बेस्ट फ्रेंड। उनका पहली डील होती है कि भाई देख, अगर मैं जीता तो तेरे सारे सरकारी काम मैं कराऊंगा, और तू जीता तो मेरे सारे सरकारी काम तू कराएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी 26 दलों को मिलकर बनाई गई एक जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसमें देखो दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस की अच्छी खासी दुश्मनी है, पर जब आई ना बात बीजेपी को हराने की तो 2 मिनट में दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इनके नेताओं पार्टियों के चक्कर में हमारा जो आम युवा होता है वो अपने दोस्तों से भाइयों से जो कि शायद दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनसे दुश्मनी कर बैठता है, उनकी सिर्फ और सिर्फ राजनीति पार्टियों की भारी दुश्मनी को देखकर, जिस वजह से कभी भी दंगे होते हैं तो आपस में लड़ मरते हैं, कभी धर्म के ऊपर तो कभी जात, कभी धर्म के ऊपर तो कभी कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन इनको जो नेता होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, और जो हमारा युवा होता है जिनके अंदर सिर्फ 0% दिमाग है, वो आपस में लड़ बड़ के मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ भ्रामक युवकों के बारे में, जो यह मानती है कि बीजेपी पार्टी हिंदू हिंदू गाती है इसलिए जीतती जाती है।
पर यह सच नहीं है। कुछ मुस्लिम और कुछ सस्ते यूट्यूबर भी ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू को बढ़ावा देती है, इसलिए वो आज तक पार्टी जीती है, 2014 का इलेक्शन हो चाहे 2019 का इलेक्शन। पर यह बात बिल्कुल गलत है। शायद थोड़ा बहुत परसेंट होगा कि भाई बीजेपी पार्टी को कि हिंदू का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, पर जो ये पार्टी इसलिए जीतती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका सच्चाई 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। बात है 1947 की, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। पता है अंग्रेजों ने 14 अगस्त तक हम पर क्यों राज कर पाए? उनके पास मात्र एक हथियार था, फूट डालो राज करो की नीति, जिस वजह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लोगों में, उनके मन में इतना जहर घोल दिया था एक दूसरे के धर्मों के प्रति। और उसी समय 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो उस समय भी हिंदू और मुस्लिमों में काफ़ी लोग मारे गए थे। अगर कोई पार्टी उस समय होती और हिंदू हिंदू गाती तो वो पार्टी जीतती या नहीं जीतती? दूसरा कि उस समय 84% हिंदू लोग थे और 1947 में ही मात्र 9% मुस्लिम लोग थे। अगर कोई पार्टी उस समय हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती तो क्यों भारत देश हिंदू राष्ट्र होता या नहीं होता? 1951 में हमारी जो लिटरेसी रेट था वो मात्र 18.33% था, जो कि 2014 में 74% है। मतलब कि उस समय अनपढ़ लोग ज़्यादा थे। अगर कोई पार्टी, कोई टैलेंटेड बंदे उस समय लोगों के जो ब्रेन वॉश करते तो ईजिली हो जाता, लेकिन अगर कोई उस समय भी हिंदू हिंदू गाता तो कोई एक हिंदू राष्ट्र बनता या नहीं बनता? आपको जानकर हैरानी होगी, 1951 में एक पार्टी बनती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जिसको राष्ट्रीय जनसंघ कहा गया था। राष्ट्रीय जनसंघ ऐसी पार्टी थी जो कि खड़े चौड़ में कहती थी भारत देश को एक संस्कृति वाला देश बनाया जाए, मात्र एक देश बनाया जाए और अखंड भारत बनाया जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनसंघ के टूटकर बनी जनता पार्टी और जनता पार्टी से टूटकर बनी 1980 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय जनसंघ की ही एक उपज है। जब सिचुएशन ऐसी थी, जब 1947 में हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के आपस के मन में एक दूसरे के खिलाफ इतना खून भरा हुआ था, इतना जहर भरा हुआ था। जब 1947 में आज़ादी मिली, इतनी सिचुएशन ऐसी थी, अनपढ़ लोग थे, हिंदू ज़्यादा थे, पर भारतीय जनसंघ पार्टी ऐसी थी जो कि एक बीजेपी की पार्टी थी। मतलब मानो कि वो एक बीजेपी की पूर्वज पार्टी थी। उस समय 1951 में पहला आम चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस जीतती है, और ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी वो बीजेपी मतलब राष्ट्रीय जनसंघ जीते। दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1951 से लेके 1999 तक कभी भी राष्ट्रीय जनसंघ और बीजेपी पार्टी को सफलता मिली ही नहीं। 1999 में पहली बार सफलता मिली थी, वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो नेता थे, हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे बढ़िया नेता थे, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता था। उसके बाद 2014 में ही क्यों बीजेपी की पार्टी बनी? इतने सालों से हिंदू हिंदू का गुणगान हो रहा था, तो 2014 में ही क्यों बनी? क्योंकि बीजेपी पार्टी के टक्कर में कोई पार्टी थी नहीं। लोग अबका चुके थे कांग्रेस पार्टी की हरकतों से। लोगों ने देख लिया था कि अब हमें अपनी नई पार्टी चुननी पड़ेगी ताकि हम नई पार्टी के भी विचार देख सकें। लोगों के मन में जो वो वहम बढ़ा हुआ है ना कि बीजेपी पार्टी इसलिए जीतती है कि वो हिंदू हिंदू करती है, नहीं। अगर जो ऐसा होता तो राष्ट्रीय जनसंघ उस समय ही जीत चुकी होती। 1951 से 2014 तक किसी भी बीजेपी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली तो मिली 2014 में, वो भी इस वजह से क्योंकि उस समय कोई उसके टक्कर की पार्टी नहीं थी। अगर जो आपको ये जानकर अच्छा लगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। आपका कुछ नहीं जाता यार।